हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस, जिसमें हम देखेंगे आज चैप्टर नंबर 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, इनके बारे में हम डिटेल में इस चैप्टर में जानेंगे। तो अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पोशाक जिन्हें हम पहनते हैं कपड़े यानी फैब्रिक से निर्मित होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हम पोशाक पहनते हैं वो किससे निर्मित होते हैं, किससे बने होते हैं? कपड़े से। कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कपड़े प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा और कृत्रिम जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनके स्रोत से क्या होते हैं? प्राप्त रेशों से बने होते हैं। क्या आप कुछ प्राकृतिक रेशों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, रेशों का उपयोग विविध प्रकार की अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण हेतु भी किया जाता है। रेशों से निर्मित कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची बनाइए। ठीक है, तो रेशों के विविध जो प्रकार के घरेलू जो घरेलू वस्तुएं होती हैं उनके निर्माण हेतु में किया जाता है। उसके अलावा भी अतिरिक्त वस्तुएं हैं जिनका उपयोग रेशे के लिए किया जाता है। उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं में विभाजन करने का प्रयास कीजिए। सारणी 3.1 में को भरिए। यहाँ पे देखिए सारणी 3.1 प्राकृतिक और कृत्रिम रेशे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हम पहले की कक्षा में इनके बारे में थोड़ा पढ़ चुके हैं, तो आपको यहाँ पे नंबर देने हैं और प्राकृतिक वस्तु के नाम देने हैं और रेशे का प्रकार वो प्राकृतिक है अथवा तो कृत्रिम है, आपको यहाँ पर लिखना है। मान लीजिए कोई कपड़ा ही ले लीजिए आप, ठीक है, वो रेशम का कोई कपड़ा ले लीजिए, तो वो क्या हो गया? रेशम क्या हो गया? एक प्रकार का क्या हो गया? हमारा प्राकृतिक हो गया। तो वो प्राकृतिक रेशा है क्योंकि वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है हमें। अब आगे देखेंगे, इसी तरह से आपको इस सारणी कंप्लीट करनी है। आगे देखेंगे हम, आपने कुछ वस्तुओं को कृत्रिम चिन्हित क्यों किया? आपने अपनी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्राकृतिक रेशे दिए गए हैं। कौन से आपके यहाँ पर है? कपास, ऊन, रेशम आदि पौधे अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है? हमारे प्राकृतिक रेशे। दूसरी और संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं अर्थात कि कृत्रिम होते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। अब ऊपर देखेंगे यहाँ पर 3.1 में संश्लेषित रेशे क्या हैं। तो देखिए यहाँ पर धागे से जुड़े मनकों के हार में पाई जाने वाली एक रूप बनावट को स्मरण करने का प्रयास कीजिए। आप जानते होंगे मनके, ठीक है, तो मनकों का हार जो होता है उसके से एक क्या होता है? एक रूप जो बनावट होती है उसका प्रयास करना है आपको। चित्र 3.1a अथवा चित्र 3.1b के समान कुछ कागज क्लिपों को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाने का प्रयास कीजिए। क्या दोनों में कोई समानता है? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप जो है मनके ए में आपको दिखे मनके के हार की मोतियों की जो माला है और बी में आपको दिए गए कागज क्लिप जोड़कर बनाई गई लंबी श्रृंखला। ठीक है, तो आगे देखेंगे, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। फिर एक संश्लेषित रेशा भी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक श्रृंखला है। ठीक है, तो जो संश्लेषित रेखा है वो भी क्या है? इसी प्रकार से छोटी छोटी इकाइयों को, जो छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं उनको जोड़कर बनाई गई इसी प्रकार की क्या होती है? श्रृंखला होती है। जिस तरह से आपको यहाँ पर एक श्रृंखला दिखाई दे रही है, इस तरह से क्या होता है? संश्लेषित रेशों का क्या होता है? निर्माण होता है। प्रत्येक छोटी इकाई वास्तव में एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, तो जो प्रत्येक छोटी इकाई होती है वास्तव में क्या होती है? रासायनिक पदार्थ होती हैं। इस प्रकार की अनेक छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक यानी अंग्रेजी में पॉलीमर कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा गया है? छोटी इकाइयाँ मिलकर, अनेक प्रकार की छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी एकल इकाई बनाते हैं जो बहुलक यानी अंग्रेजी में उसे पॉलीमर कहते हैं कहलाती है। पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों
यानी पोली तथा मर से मिलकर बना है। ठीक है, तो पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्द कौन से हैं हमारे, पोली तथा मर। पॉलीमर से क्या है, पोली तथा मर, पोली प्लस मर से पॉलीमर बना है। पोली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई। ठीक है, पोली का अर्थ है अनेक, पोली का अर्थ है अनेक तथा मर का अर्थ है भाग अथवा इकाई, यानी अनेक भाग अथवा इकाई की संरचना से क्या होता है, का निर्माण होता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। आगे देखेंगे यहाँ पर बहुलक प्रकृति में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। सेल्यूलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। ठीक है, तो जो उदाहरण के लिए आप देख लें, जो कपास होता है वो भी एक बहुलक है जो सेल्यूलोज कहलाता है। और सेल्यूलोज क्या है, बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयाँ जो होती हैं उनका क्या करता है, निर्माण करता है, अर्थात कि निर्मित होता है। अब 3.2 में देखें यहाँ पर संश्लेषित रेशों के प्रकार। ठीक है, संश्लेषित रेशे जान लिए हमने, अब उनके प्रकार देख लीजिए। यहाँ पे ए दिया गया है रेयोन। संश्लेषित रेशे का जो पहला प्रकार है वो क्या है, रेयोन। आपने कक्षा 7 में पढ़ा है कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो हमने पहली की कक्षा में पढ़ चुके हैं क्लास 7 में कि जो रेशम कीट है वो किससे जो रेशम है वो कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। ठीक है, इसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बुनावट यानी टेक्सचर जो होता है, टेक्सचर यानी बुनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट यानी कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। ठीक है, तो जो इस प्रकार का जो रेशा है वो कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाया। ठीक है, तो जो रेशा प्राप्त हुआ रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया है वो क्या है, रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, रेशम से जो है थोड़ा सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों में भी क्या कर सकते हैं, रंग सकते हैं, अलग किस्मों में भी इसे रंग सकते हैं। आगे देखेंगे, रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ठीक है, तो रेयन को क्या करते हैं, कपास के साथ मिलाकर, जो हमारा संश्लेषित रेशा है, ठीक है, जो पहला प्रकार है रेयन को जो कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की जो चादरें होती हैं बनाते हैं अथवा तो ऊन के साथ मिलाकर कालीन या जो गलीचा होता है उसका निर्माण किया जाता है। तो चित्र 3.2 यहाँ पे दिया गया आपको रेयन निर्मित वस्तुओं का निर्माण। यहाँ पे आपको कालीन और अन्य दो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, चादर तथा कालीन गलीचा। अब आगे देखेंगे हम बी, जो संश्लेषित रेशे का जो दूसरा प्रकार है बी, नायलॉन। ठीक है, तो नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किए बनाया गया है। ठीक है, तो ये जो है नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। इसको 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे या जंतु से प्राप्त नहीं किया गया, उसके उपयोग के किए बिना ही बनाया गया है। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है। तो इसका निर्माण किससे हुआ है, कोयला, जल तथा वायु। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था।
नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। तो ये रेशा किस प्रकार का होता है? प्रबल यानी मजबूत, प्रत्यास्थ और बहुत ही वजन में हल्का होता है। यह चमकीला और धुलने में सुगम होता है। ये चमकीला भी होता है और आसानी से धुल भी जाता है, सरलता पूर्वक आप धो सकते हो। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित है। इसलिए जो लोग हैं ये हल्का है, प्रत्यास्थ, प्रबल है, चमकीला है और धुलने में भी क्या है? बहुत आसान है। इसलिए क्या है? ये लोगों में बहुत प्रचलित है, लोकप्रिय है। क्या नायलॉन रेशा वास्तव में इतना प्रबल है कि हम इससे नायलॉन पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्से बना सकते हैं? तो जी हाँ, ये जो रेशा है नायलॉन, यहाँ पे पहले ही दिया गया है, ये बहुत ही प्रबल है, इसलिए क्या कर सकते, बहुत मजबूत है। तो इससे जो है हम पैराशूट, चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सियाँ बना सकते हैं। आगे देखेंगे हम नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो जो नायलॉन से निर्मित जो उत्पादित जो वस्तुएं हैं जो नायलॉन से बनी हैं, जैसे कि हमारी जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बेड यानी जो शयन थैला होता है, पर्दे आदि, चित्र 3.3 में आपको नीचे दिया गया है, इत्यादि सब है जो नायलॉन से निर्मित वस्तुएं हैं। अब देखिए नायलॉन का उपयोग पैराशूट, यहाँ पर देखिए 3.3 में नायलॉन से निर्मित जो वस्तुएं हैं। अब आगे देखेंगे, क्या नायलॉन के रेशे सचमुच इतने मजबूत होते हैं कि हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने की रस्सी का निर्माण कर सकते हैं? तो जी हाँ, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि नायलॉन के रेशे बहुत प्रबल होते हैं, जिससे हम पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने के लिए जो रस्सियाँ होती हैं उनसे बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। आगे देखेंगे, यहाँ पे दिया गया था नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। चित्र 3.4 में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे चित्र में। ठीक है, तो एक नायलॉन का तार इस ताप के तार से अधिक प्रबल होता है। जो इस ताप का तार होता है उससे ज़्यादा प्रबल क्या होता है? नायलॉन का तार। आगे देखेंगे हम, क्रियाकलाप दिया गया है, यहाँ पे क्रियाकलाप पढ़ लें हम। एक क्लैंप युक्त लोहे का स्टैंड लीजिए, लगभग 60 सेमी लंबा एक सूती धागा लीजिए, इसे क्लैंप से बांध लीजिए जिससे यह स्वतंत्र रूप से लटक जाए, जैसा चित्र 3.5 में आपको प्रदर्शित किया गया है। मुक्त सिरे पर, ठीक है, जो आपका मुक्त सिरा है, मुक्त सिरे पर एक हुक लगा पलड़ा बांध दीजिए जिसमें बाट रखे जा सके। पलड़े में एक एक करके बाट तब तक रखते चले जाइए जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को जोड़ने हेतु आवश्यक कुल भार को लिख लीजिए। यह भार रेशे का सामर्थ्य बताता है। इसी प्रक्रिया को ऊन, पॉलिस्टर, रेशम और नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। आंकड़ों की जो सारणी है 3.2 में भांति सारणीबद्ध करिए। धागों को उनके बढ़ते सामर्थ्य के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है आपको 3.5 में देखिए, लोहे के स्टैंड पर क्लैंप लटकता हुआ दिख रहा है। आपको क्या करना है, एक तरफ आपको इस तरह के यहाँ पर जो धागे दिए गए हैं, आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम, नायलॉन और इसी तरह के आपको धागे एक एक करके लेने हैं। और दूसरी बात आपको क्या करना है, बाट रखना है और आपको देखना है कि कौन सा जो धागा है वो कौन सा धागा ज़्यादा मजबूत है, उसको जानने के लिए क्या किया गया है, क्रियाकलाप किया गया है, जिससे पता चल सकता है कि कौन सा धागा कितना वजन उठा सकता है, कितना वजन सह सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि कपास, ऊन, रेशम और नायलॉन में से कौन सा धागा ज़्यादा मजबूत है। आपको एक क्रियाकलाप करने के बाद आपको धागे को तोड़ने हेतु आवश्यक जितना भी भार लगा है, मान लीजिए आपने कपास का जो है रेशा लिया, धागा लिया, आपने उस तरफ जो है बांध लिया, उसके बाद आपने क्या किया है, उसके ऊपर बाट रख, उसका वजन देखने के, उसका मजबूती देखने के लिए आपने क्या किया है, बाट रखा है। अब जब तक वो धागा नहीं टूट रहा, आपको देखना है कि वो बाट कितना वजन वो धागा है जो कितना सामर्थ्य वो धागा ले सकता है। इस तरह से आपको उन सभी के जो कुल भार है आपको यहाँ पर सारणी 3.2 में दर्शाना है। आप रेशों यानी धागों को लटकाने हेतु दीवार पर लगे एक हुक अथवा कील का उपयोग कर सकते हैं और दूसरे सिरे पर पॉलीथीन की थैली बांध सकते हैं। बाटों के स्थान पर आप एक ही आकार वाली कांच की गोलियां या गुटिकाओं का उपयोग
कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हम जान सकते हैं कि कौन सा धागा, कौन सा रेशम अधिक प्रबल है। इस जान के लिए हमने क्रियाकलाप 3 फुट 1 किया। अब आगे देखेंगे, सावधानी दी गई है यहाँ पर, ध्यान रहे कि सभी धागे एक ही लंबाई एवं लगभग एक ही मोटाई के होने चाहिए। ठीक है, सभी धागे एक ही लंबाई वाले होने चाहिए और उनकी मोटाई भी एक समान होनी चाहिए। अब देखिए सीप जो है हमारा तीसरा प्रकार है हमारा पॉलिएस्टर और एक्रेलिक। पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है। इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवट नहीं पड़ती। ठीक है, तो ये जो रेशा है पॉलिएस्टर का, आप जानते होंगे पॉलिएस्टर के कपड़े आप लोग पहनते होंगे, तो ये क्या है हमारा एक संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित जो रेशे के प्रकार हैं, तो इस कपड़े में क्या है, सिलवटें जो होती हैं नहीं पड़ती। आपने देखा होगा सिलवटें होती हैं, कुछ कपड़ों में सिलवटें पड़ जाती है, खास करके जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें आप सिलवटें बहुत जल्दी पड़ जाती हैं, लेकिन ये जो पॉलिएस्टर का कपड़ा होता है उसमें सिलवटें नहीं पड़ती हैं। ये सपाट रहता है और सरलतापूर्वक धुल भी जाता है। ठीक है, तो ये सपाट रहता है जिससे आपको इस्त्री करने की जरूरत नहीं पड़ती और सरलतापूर्वक ये धुल भी जाता है। अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिएस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। ठीक है, तो टेरिलिन क्या है, एक प्रकार का लोकप्रिय है, बहुत फेमस पॉलिएस्टर है। इससे बहुत महीने रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले का कुछ सवाल है। आई थिंक मेरी माँ जल के लिए सदैव PET पैट बोतलें और चावल तथा चीनी संचय के लिए पेट जार खरीदती है। मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आखिर यह पेट है क्या। ठीक है, तो PET पैट, हम पैट वाले खाने जो पेट है हमारे शरीर की उसकी बात नहीं हुई है इसमें। पैट क्या है यहाँ पे दिया गया है, पैट का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है हमें, पैट पॉलीएथिलीन टर्थलेट। ठीक है, तो ये रहा पैट का फुल फॉर्म। एक बहुत सुप्रचलित प्रकार का पॉलिएस्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, एक सुप्रचलित प्रकार का पॉलिएस्टर है पैट, जिसकी हमने बात की। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो उपयोग है पैट पॉलीएथिलीन टर्थलेट, इसका उपयोग क्या है, बहुत सी वस्तुओं के उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चारों ओर दृष्टि घुमाइए और पॉलिएस्टर से निर्मित वस्तुओं को एक सूची बनाइए। ठीक है, अब आगे देखेंगे पॉलिएस्टर यानी पॉली प्लस एस्टर वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है कि इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर में रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े 2 प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवूल पॉलिएस्टर और उनका मिश्रण है। ठीक है, जो पॉलीकोट है वो पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलिएस्टर और कपास से बनता है पॉलीकोट, और जो पॉलीवूल है वो पॉलिएस्टर और उनके मिश्रण से बनता है। अब आगे देखेंगे हम सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं तथा शाल अथवा कंबलों का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश दिखाई देते हैं। अर्थात कि वो क्या होता है, ऊन के नहीं बने होते, उनसे निर्मित नहीं होते हैं, फिर भी क्या है, उनकी तरह ही दिखाई देते हैं। यह अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो एक्रेलिक कहलाता है। ठीक है, तो ये अन्य प्रकार का जो संश्लेषित रेशा है वो क्या है हमारा एक्रेलिक, उनसे निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है। ठीक है, तो जो प्राकृतिक रेशों से स्रोतों से जो प्राप्त ऊन होती है वो क्या होती है, काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रेलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। यह विविध रंगों में उपलब्ध होती हैं। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ
और पहुंच के भीतर होते हैं, जिससे यह प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। आप पूर्व में प्राकृतिक रेशों को जलाने का क्रियाकलाप कर चुके हैं। क्रियाकलाप 3.6 कक्षा 7 में यदि आप संश्लेषित रेशों को जलाने का प्रयास करें तो आप पाएंगे कि इनका व्यवहार प्राकृतिक रेशों से भिन्न है। आप यह भी पाएंगे कि संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। तो जो संश्लेषित रेशे होते हैं वो गर्म होने पर क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। यह वास्तव में संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि वस्त्रों में आग लग जाती तो यह बहुत आपदाजनक हो सकता है। ठीक है, तो वस्त्रों में आग लगेगी, संश्लेषित रेशे के जो वस्त्र बनते हैं उनमें क्या होती है, जल्दी से आग लग जाती है और वो गर्म होने के बाद क्या होते हैं, पिघल जाते हैं। तो ऐसी गुणवत्ता होगी तो क्या होगा, ऐसे वो हानिकारक होगा। ठीक है, हानिकारक गुण होगा और ये क्या होगा, बहुत ही आपदाजनक हो सकता है, इससे कोई दुर्घटना हो सकती है। कपड़ा पिघल जाता है और पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के कपड़े होते हैं क्या होते हैं, गर्म होने के बाद जो है व्यक्ति के शरीर में चिपक जाते हैं और उससे क्या हो सकता है, व्यक्ति को नुकसान हो सकता है। अतः हमें प्रयोगशाला अथवा रसोई घर में कार्य करते समय संश्लेषित वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, तो आपने कितनी बार सुना होगा कि जो है रसोई घर में काम करते समय प्रयोगशाला में क्या होता है कि जो आग लगने की क्या होता है, चांसेस होते हैं, इससे बचना चाहिए और इस तरह के क्या होना चाहिए, संश्लेषित जो वस्त्र हैं, उनसे बने वस्त्र हैं नहीं पहनने चाहिए। अब देखिए जो पहले के मन में क्या सवाल आया, अब मैं समझी कि मेरी माँ रसोई घर में काम करते समय पॉलिएस्टर से बने वस्त्र क्यों नहीं पहनती थी। ठीक है, तो अब जो पहले के माइंड में जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया कि वो क्यों नहीं उसकी माँ वो जो पॉलिएस्टर कपड़े पहनती थे, क्योंकि उससे क्या है, व्यक्ति को, जो व्यक्ति है उसे नुकसान हो सकता है। उसके कपड़े जब गर्म होंगे तो क्या होंगे, शरीर में चिपक जाएंगे और आपदाजनक स्थिति हो सकती है। आगे देखेंगे, सभी संश्लेषित जो रेशे हैं पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, यह विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो जो सभी संश्लेषित जो रेशे होते हैं वो पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, वे विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। अब हम देखेंगे 3.3 में संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों। संश्लेषित रेशे अद्वितीय गुणधर्म वाले होते हैं जो इन्हें परिधान सामग्री हेतु लोकप्रिय बनाते हैं। यह शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊ, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। ठीक है, तो जो संश्लेषित रेशे के जो गुणधर्म दिए गए हैं वो क्या है होते हैं, उस जल्दी से सूख जाते हैं और अधिक चलाऊ होते हैं और कम महंगे होते हैं, आसानी से आपको उपलब्ध हो सकते हैं और रख रखाव में भी सुविधाजनक होते हैं। निम्नलिखित क्रियाकलाप संपादित किए और स्वयं सीखिए। क्रियाकलाप देखिए 3.2 दिए गए, यहाँ पे एक आकार के 2 कपड़े के टुकड़े लीजिए, प्रत्येक लगभग आधा मीटर वर्ग का हो। इनमें से एक प्राकृतिक रेशा से निर्मित होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, संश्लेषित रेशा से बना होना चाहिए। इन टुकड़ों के चयन हेतु अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं हो कि कौन सा प्राकृतिक है और कौन सा संश्लेषित है, तो आपके मम्मी पापा से आप पूछ सकते हैं या घर में किसी भी बड़े से आप पूछ सकते हैं जिन्हें इसकी जानकारी हो। टुकड़ों को पृथक बीकरों या मगों में भिगोइए जिनके बराबर मात्रा में जल भरा हो। 5 मिनट बाद कपड़े के टुकड़ों को पात्रों से निकाल लीजिए और उन्हें कुछ मिनट धूप में फैलाइए। प्रत्येक प्राप्त में शेष रहे जल के आयतन की परस्पर तुलना कीजिए। ठीक है, दोनों कपड़ों को क्या किया है आपने, पहले पानी भिगो दिया, एक समान पानी की मात्रा में भिगो दिया है, फिर आपने धूप में सुखाया है। अब आपको देखना है प्रत्येक पात्र में शेष रहे जल के आयतन। ठीक है, जो दोनों बीकरों में आपने क्या किया है, पानी रखा था, कपड़ा भिगोया, अब कपड़ा निकालने के बाद आपने क्या किया है, उसे धूप में सुखा दिया है। अब आपको क्या देखना है कि जो पात्र में जो पानी है, जो पानी बचा हुआ है, उसका आयतन आपको क्या करना है, तुलना करना है कि ये कौन सा पानी किसमें ज़्यादा है। ठीक है, और किसने कौन से कपड़े ने ज़्यादा पानी अपने अंदर अवशोषित किया। क्या संश्लेषित रेशे प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा कम जल सोखते हैं।
क्या वे सूखने में कम समय लेते हैं? यह क्रियाकलाप आपको संश्लेषित रेशों कपड़ों के गुणधर्मों के बारे में क्या बतलाता है? ठीक है, तो आपको देखना है कि कौन सा कपड़ा संश्लेषित रेशा अथवा कि प्राकृतिक रेशा, कौन सा पानी ज़्यादा सूखता है, कौन सा कम समय लेता है, एक क्रियाकलाप आपको करना है। अपने माता पिता से इन कपड़ों के प्राकृतिक रेशों की तुलना, चिरस्थायित्व, टिकाऊपन, मूल्य और रखरखाव के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब 3.4 में प्लास्टिक दिया गया आपको। आप घर पर प्रतिदिन काम में आने वाली बहुत सी प्लास्टिक की वस्तुओं से परिचित होंगे। इस प्रकार की वस्तुएं और उनके उपयोग की एक सूची बनाइए। ठीक है, तो प्लास्टिक की वस्तुएं हैं, आप जानते होंगे आपके घर में आप बहुत सी वस्तुएं हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं हैं जिनका उपयोग आप करते हैं। तो आपको क्या करना है, उनके उपयोग की सूची बनानी है। अब देखिए आगे, संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है, बहुलक है, जो एक अनेक इकाइयों की संरचना से क्या बोलते हैं, बनता है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की अवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती। कुछ में यह रेखीय होता है तो अन्य में यह तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध होता है। चित्र 3.6 में देखिए कि क्या है यहाँ पे, रेखीय अर्थात कि ए में आपको दिया गया है यहाँ पर रेखीय। कुछ प्लास्टिकों में क्या होता है, यह रेखीय व्यवस्था में क्या होता है, निर्मित होता है, और कुछ में क्या होता है, तिर्यकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध, इस तरह से क्या होता है, निर्मित होता है। आगे देखेंगे यहाँ पे प्लास्टिक की वस्तुएं सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध हैं, जैसा आप चित्र 3.7 में देख सकते हैं। ठीक है, नीचे चित्र 3.7 में आप देख सकते हैं कि जो है प्लास्टिक की वस्तुओं के सभी संभव आकारों और साइजों में उपलब्ध होते हैं। इस तरह से देखिए प्लास्टिक की वस्तुएं आपको कुर्सी, डोल, जो पानी की डोल होती है, ग्लास और खिलौने इत्यादि क्या है, प्लास्टिक निर्मित विभिन्न वस्तुएं हैं जो आपको अलग अलग आकारों में, रंगों में उपलब्ध होती हैं। जैसा आगे देखेंगे, क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि यह कैसे संभव है? तथ्य यह है कि प्लास्टिक आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक होता है आसानी से सांचे में ढाला जा सकता है। अब जैसा आकार दो वह उस तरह से क्या होता है, निर्मित हो सकता है, अर्थात इसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक का पुनः चक्रण हो सकता है, फिर से क्या कर सकते हैं आप, पुनः चक्रण, रिसाइकल, उसको क्या कर सकते हैं, फिर से आप बिगाड़ कर आप बोल सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, पुनः चक्रण, रिसाइकल कर सकते हो आप। इसे पुनः प्रयुक्त किया जा सकता है। इसे इसे रंगा और पिघलाया जा सकता है। इसे बेलकर चद्दरों में बदला जा सकता है अथवा इसकी तारें बनाई जा सकती हैं। इसलिए इनके इतने विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं। ठीक है, तो इसके क्या है, इसे पिघलाया जा सकता है, इसे अलग अलग रंगों में बदला जा सकता है, इसकी तारें बनाई जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, विभिन्न प्रकार के उपयोग होते हैं प्लास्टिक के। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पे नीचे दिया गया है, पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन प्लास्टिक का एक उदाहरण है जो सामान्य उपयोग में आने वाली पॉलीथीन थैलियों बनाने के काम में आता है। जो पॉलीथीन है, पॉली प्लस एथीन, वो क्या है, पॉलीथीन थैली बनाने के काम में आता है। अब आप स्वयं प्लास्टिक के टुकड़े को मोड़िए, क्या सभी प्लास्टिक की वस्तुएं सरलतापूर्वक मुड़ जाती हैं? तो आपने देखा होगा कि सभी जो प्लास्टिक की वस्तु हैं, तो जो कुछ नरम प्लास्टिक हो गई आप उसको सरलता से मोड़ सकते हो, लेकिन जो कुछ कठोर कड़क में प्लास्टिक हो गई आप उसको नहीं मोड़ सकते। आप मोड़ने जाओगे तो क्या होगा, वो जहाँ जोर लगाओगे या बल लगाओगे तो क्या होगा, उस प्लास्टिक टूट जाएगी। आप देखेंगे कुछ प्लास्टिक जो हैं कि वस्तुएं सरलतापूर्वक मोड़ी जा सकती हैं, जबकि कुछ मोड़ने हेतु बल लगाने पर टूट जाती, जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ हैं कि जो सरलतापूर्वक मुड़ सकती हैं, तो कुछ प्लास्टिक हैं जो अधिक बल लगाने पर टूट जाती हैं। जब हम एक प्लास्टिक की बोतल में गर्म जल डालते हैं तो वो क्या होती है, विकृत हो जाती है। जब आप कोई प्लास्टिक की बोतल है आपके पास, उसमें आपने गर्म पानी डालती हैं तो आपने देखा होगा वो क्या होती है, विकृत हो जाती है। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो और सरलतापूर्वक मुड़ जाता हो, थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक गर्म करने पर या गर्म पानी डालने पर या गर्म होने पर क्या होता है, विकृत हो जाए या अपना आकार बदल दे और जो है सरलतापूर्वक मुड़ जाए, वो हमारा कहलाता है थर्मोप्लास्टिक। ये बात आपको ध्यान रखनी है, थर्मोप्लास्टिक क्या है, किससे कहते हैं थर्मोप्लास्टिक। अब देखिए आगे, पॉलीथीन और पीवीसी
थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, जो पॉलीथीन है और पीवीसी है। पीवीसी आप जानते हो, पीवीसी पाइप, ठीक है, तो है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियाँ और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है, ठीक है। तो इनसे कंघियाँ होती, खिलौने होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पात्र होते हैं उनके निर्माण के हेतु इसका उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, दूसरे और कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में डाल दिया जाता है तो इन्हें ऊष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता। ये थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। अब थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक क्या है, जो गर्म करने के बाद आप गर्म करो, उन्हें ऊष्मा दो तो भी वो नर्म नहीं होंगे, आप मोड़ोगे तो भी वो क्या होंगे, मुड़ेंगे नहीं, टूट जाएंगे। तो ये सब ऐसे प्लास्टिक क्या कहलाते हैं, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। इसके दो उदाहरण दिए गए हैं आपको, देखो बेकेलाइट और मेलामाइन, ठीक है। ये क्या है, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के दो उदाहरण है। बेकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का क्या है, कुचालक है। बेकेलाइट क्या है, ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम आता है, ठीक है। जो बिजली का स्विच होता है, विभिन्न बर्तन के जो हत्थे होते हैं, हैंडल होते हैं, जिन्हें हम भोजन बनाते समय पकड़ते हैं साइड से, ठीक है। क्या होता है, देखा होगा आपने, बर्तन गर्म हो जाता है लेकिन जो हैंडल होता है गर्म नहीं होता है, क्योंकि क्या है, वह ऊष्मा विद्युत का कुचालक है, इसलिए इनका उपयोग होता है। मेलामाइन एक बहु उपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहन की अधिक क्षमता रखता है। तो जो मेलामाइन है वो क्या है, अपेक्षाकृत ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में किया जाता है, जो आग का प्रतिरोध करते हैं। चित्र 3.8 में थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों की प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के निर्मित वस्तुएं, थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो ऊष्मा देने के बाद, गर्म करने के बाद भी हमारे जो है उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, बिजली के स्विच बोर्ड, आपको प्लेट दी गई है, हत्था दिया गया है आपको, यहाँ पे कुकर का हत्था दिया गया है, कोई बर्तन का हत्था ले लीजिए, हैंडल ले लीजिए। अब नीचे दिया गया है यहाँ पे थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, देखिए यहाँ पर डब्बा दिया गया है और वायर दिया गया है, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं। आगे देखेंगे हम 3.5 विकल्प पदार्थ प्लास्टिक। आज यदि हम कोई खाद्य सामग्री, जल, दूध, अचार, सूखे मेवे आदि के संचय करने की सोचे तो प्लास्टिक पात्र सबसे सुविधाजनक रहता है, ठीक है। तो जो है आपने देखा होगा, खाद्य सामग्री आप घर में यूज़ करते हैं, पानी, दूध, अचार, सूखा जो मेवा होता है, आप खास करके प्लास्टिक की चीज़ों में क्या करते हैं, उसे रखते हैं, संचय करते हैं। इसका कारण उनका हल्का भार, कम कीमत, अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी, ठीक है। तो धातुओं की अपेक्षा हल्का होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुमंडलों और अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है, ठीक है। तो ये अन्य धातु की अपेक्षा क्या होता है, प्लास्टिक सबसे हल्का होता है, इसलिए इनका उपयोग जो वाहन होते हैं हमारे, कार, वायुयान और अंतरिक्ष में भी इसका उपयोग किया जाता है और यह प्लास्टिक के उपयोग से इनका निर्माण किया जाता है। उपयोग की यह सूची असीमित है। यदि हम चप्पल, फर्नीचर और सजावट की वस्तुएं आदि से गिनना प्रारंभ करें, ठीक है, तो ये जो है इसकी जो सूची है क्या है, बहुत असीमित है। प्लास्टिक से अनेकों चीज़ें हैं जो जिनका उपयोग हम करते हैं, इसलिए इसकी सूची असीमित है। आइए अब प्लास्टिक के लाक्षणिक गुणों की विवेचना करें। ये देखिए, यहाँ पे प्लास्टिक अनभिक्रियाशील है। आप जानते हैं कि लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है उसमें जंग लग जाती है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जो लोहे जैसी धातुएं होती हैं, आप खुले में रख देते हैं, उस पर पानी पड़ता है तो क्या होती है, उस पर जंग यानी जो कांट होती है लग जाती है। परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करता। लेकिन जो प्लास्टिक होता है, आप कहीं भी रख दो, उसमें पानी चला जाए या वायु में खुले में रख दो तो कुछ भी उस पर कोई नुकसान नहीं होता, कोई अभिक्रिया नहीं करता, उसका संचारण आसानी से नहीं होता। इसलिए इनका उपयोग बहुत से रसायनों सहित विभिन्न प्रक्रियाओं, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के संचय हेतु किया जाता है। अब भी देखिए, प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है, ठीक है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि ये बहुत ही हल्का होता है, मजबूत होता है, चिरस्थायी होता है। पूर्व काल में उपयोग में आने वाली बाल्टियों के बारे में अपने माता पिता और दादा दादी से बात करिए। किस पदार्थ की बनी बाल्टियाँ
और मग आज आप उपयोग में ले रहे हैं। प्लास्टिक पात्रों को उपयोग में लाने के क्या लाभ हैं? क्योंकि प्लास्टिक का बहुत हल्का, प्रबल, चिरस्थायी और विभिन्न आकारों और साइजों में ढाला जा सकता है, अतः यह विभिन्न उद्देश्यों हेतु उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो इसका उपयोग हम क्या करते हैं, क्या होता है, इसका आकार और साइज में डाला जा सकता है। ये हमारे लिए सेफ होता है, प्लस इसमें कोई भी प्रकार की हानि नहीं हो सकती। इसमें हम खाद्य सामग्रियाँ भी क्या कर सकते हैं, संचय कर सकते हैं। प्लास्टिक सामान्यतः धातुओं की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जो अन्य धातुएं हैं हमारे, आप लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, ठीक है, तांबा ले लीजिए, उनकी अपेक्षा क्या है, ये बहुत ही सस्ते होते हैं। यह उद्योगों और घरेलू कार्यों में व्यापक रूप से उपयोग में लिए जाते हैं। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक पात्रों की सूची बनाइए जिन्हें आप दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। ठीक है, तो आप जो डेली रूटीन में आपके घर में या बाहर कोई भी प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं तो आपको उनकी सूची बनानी है। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर सी दिया गया, प्लास्टिक कुचालक है। प्लास्टिक कुचालक है, आपने ऊपर सीखा है कि प्लास्टिक ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि जो प्लास्टिक है वो ऊष्मा का क्या है, विद्युत का कुचालक है। तो किस प्रकार का प्लास्टिक हम वो भी जान चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने रहते हैं। तो किस प्रकार के प्लास्टिक, हर प्रकार के प्लास्टिक की बात नहीं की गई है इसमें, हमने यहाँ पे थर्मोसेंटिक प्लास्टिक की बात की गई थी, जो क्या है, जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो आगे देखें यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उपयोग में व्यापक उपयोग होता है। इसके उपयोग के कुछ उदाहरण है, दवा की गोलियां, टिक्कियों के पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सीरियस चिकित्सकों के दस्ताने और विभिन्न प्रकार के चिकित्सकीय यंत्र, माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो माइक्रोवेव होता है उसमें है जो भी क्या है, प्लास्टिक का बना होता है, उसमें जो अंदर के जो उसकी लेयर होती है वो भी क्या प्लास्टिक की बनी होती है। तो ये क्या होता है, माइक्रोवेव ओवन ऊष्मा खाद्य पदार्थों को पका देती है, परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। ठीक है, टेफ्लॉन जो है, आप माइक्रोवेव में देखा होगा आपने, जो प्लास्टिक है, आप उसमें प्लास्टिक के बर्तन जो है उसमें क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं, और जो है प्लास्टिक के पात्रों को ये प्रभावित नहीं करता। अब टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है। टेफ्लॉन जो है एक विशिष्ट प्रकार का प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। यह भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है। ठीक है, तो आपने टेफ्लॉन के बारे में जान लिया। अब आगे देखेंगे हम, यहाँ पर यहाँ पर दिया गया एक और पॉइंट है, यहाँ पर अग्निसह प्लास्टिक। अग्निसह प्लास्टिक यद्यपि संश्लेषित रेत से आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है। ठीक है, तो जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं, हम जानते होंगे आग बुझाने वाले जो फायर फाइटर्स होते हैं हमारे, जो ठीक है, जो फायर ब्रिगेड में आते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो क्या है, मेलामाइन प्लास्टिक की परत, जो उनके परिधान होते हैं उन पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है, जो इन्हें उसे अग्निरोधक बनाती है, यानी कि जो आग को रोकने में मदद रूप होती है। अब 3.6 में देखिए, प्लास्टिक और पर्यावरण। प्लास्टिक और पर्यावरण, जब हम बाजार जाते हैं तो हमें प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन थैली में लपेटी वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, आप बाजार से कोई वस्तु लेते हैं, खरीदते हैं, तो जो वस्तुएं हैं वो आपको क्या होंगी, प्लास्टिक अथवा पॉलीथीन में लपेट के डाल के मिलती है। यह एक कारण है कि हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो आप वस्तुएं प्लास्टिक में या थैलियों में लेकर आते हैं तो क्या होता है, उसके कारण हमारे घर में जो है प्लास्टिक के कचरे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर यह प्लास्टिक कूड़ेदान में चला जाता है। प्लास्टिक का निस्तारण एक प्रधान समस्या है। क्यों? ठीक है, तो जो प्लास्टिक का निस्तारण एक बहुत ही बड़ी समस्या है। क्यों? आइए जानते हैं हम। प्लास्टिक पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैसे जैव निम्नीकरणीय कहलाता है। तो पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जैसे जीवाणु की क्रिया अथवा अपघटित होता है, जो अपघटित होता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा आता है, तो कोई जैविक जीवाणुओं द्वारा
उसका अपघटन हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते, ठीक है, तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से निर्मित नहीं होते, तो क्या कहलाते हैं, हमारे जैव अनिम्नीकरणीय कहलाते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 3.3 में देखें, यहाँ पे आपको अपशिष्ट के प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट में आपको दिया गया है सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि। इनका अपशिष्ट होने में लगने वाला समय जो है, अर्थात कि अपघटित होने में कितना समय लगता है, उनको 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। ये क्या है, पदार्थ का किस तरह है इनका अपघटन होता है, अर्थात कि यह जैव निम्नीकरण है। ठीक है, क्योंकि इनका अपघटन प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अथवा तो आप बोल सकते हैं जीवाणु द्वारा हो जाता है। अब देखिए कागज जो है, इनका अपघटन कितने समय में होता है, 10 से 30 दिनों में होता है, इसलिए यह क्या है, जैव निम्नीकरण है। अब सूती कपड़ा देखिए, इससे अपघटन होने में 2 से 5 महीने लगते हैं। ये भी क्या है, एक प्रकार का जैव निम्नीकरण है, पदार्थ है। अब देखिए लकड़ी, इसका अपघटन 10 से 15 वर्ष में होता है, ये भी जैव निम्नीकरण है। ऊनी वस्त्र जो है हमारे, इनका लगभग 1 वर्ष लग जाता है, 1 वर्ष भी कह सकते हैं, आपसे ज़्यादा भी कह सकते हैं आप, इसलिए ये भी क्या है, जैव निम्नीकरण है। इसके बाद देखिए टीन, जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और अन्य धातु के डिब्बे हैं, इनका अपघटन होने में कम से कम 100 से 500 वर्ष, ठीक है, कभी 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं इनका अपघटन होने में। ये भी क्या है, जैव अनिम्नीकरण है। अब देखिए प्लास्टिक के थैलियाँ जो हैं, उनको कई वर्ष कह सकते हैं, इनका अपघटन होने में कई वर्ष आप बोल सकते हो। ठीक है, इसमें वर्ष दर्शाया नहीं कि कितना टाइम है, उतना दर्शाया नहीं गया है। ठीक है, यहाँ पे अपघटन होने में कई समय लग सकता है, कई वर्ष लग सकते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या है, जैव अनिम्न, ये क्या है, इसका अपघटन नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसमें आप समय नहीं दिया गया है, इसलिए ये क्या है, जैव अनिम्नीकरण है। इसी तरह से जो टीन, एल्यूमिनियम, अन्य धातु के डिब्बे हैं, उनका भी समय आपको 100 से 500 वर्ष दिया गया है। यहाँ पे इसका भी जो पदार्थ का प्रकार है वो जैव अनिम्नीकरण है। ठीक है, आगे देखेंगे हम, क्योंकि प्लास्टिक अपघटित होने में कई वर्ष ले लेता है, ये पर्यावरण हितैषी नहीं है। ठीक है, तो जो प्लास्टिक है उसका अपघटन होने में कई वर्ष लग जाते हैं, कितने वर्ष लग जाते हैं, तो क्या है, यह पर्यावरण के लिए हितैषी है, नुकसानदायक, हितैषी नहीं है, अर्थात कि नुकसानदायक है। ये पर्यावरण को क्या करता है, प्रदूषित करता है, प्रदूषण का कारण बनता है। इसके अतिरिक्त जब इस संश्लेषित पदार्थों को जलाया जाता है तो पूर्णतया जलने में लंबा समय लेता है। इस प्रक्रम में यह भारी मात्रा में विषैली धूम उत्सर्जित कर पर्यावरण को प्रदूषित करता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्लास्टिक की वस्तुएं जब जलाते हैं तो कई विषैली गंदी गैसें जो है वातावरण में फैल जाती हैं, पर्यावरण को क्या करती हैं, प्रदूषित करती हैं। इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, हम आगे पढ़ेंगे। यथासंभव प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। ठीक है, तो जितना कम हो, अब आप एकदम से प्लास्टिक बंद नहीं कर सकते हो, लेकिन जितना संभव हो आप प्लास्टिक का जो उपयोग है कम से कम करें। कपास या जूट के बने थैलों का उपयोग कीजिए। जैव अनिम्नीकरण अपशिष्ट को अलग इकट्ठा करिए और इनका अलग अलग निस्तारण करिए। इसे अपने घरों पर व्यवहार में लाइए। कुछ और तरीके भी सुझाइए जिनके द्वारा आप प्लास्टिक पदार्थों के उपयोग को कम करने में सहयोग दे सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अन्य कोई भी उपाय हो आपके पास तो आप प्लास्टिक का जो है उपयोग कम से कम करिए, जिससे क्या होगा, पर्यावरण में जो प्रदूषण की मात्रा है वो कम होगी। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना बेहतर होगा। ठीक है, जो प्लास्टिक का अपशिष्ट है, जैसा कचरा है, तो उसका जो पुनः चक्रित अर्थात कि रिसाइकिल, उसको पुनः क्या कर सकते हैं, उसको आप उसका यूज़ कर सकते हो। अधिकांश थर्मोप्लास्टिक पुनः चक्रित किए जाते हैं, अर्थात कि जो कुछ प्लास्टिक होते हैं, आपने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को इकट्ठा करते हैं और उनको क्या करते हैं, फिर से पिघलाकर उनकी कुछ वस्तुएं फिर से बनाकर इस तरह से पुनः चक्रित करते हैं। जिन वस्तुओं का पुनः चक्रण किया जा सकता है उनकी सूची बनाइए। पुनः चक्रण के समय कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मल मिला दिए जाते हैं। ठीक है, तो पुनः चक्रण करते समय जो है आप उसमें कुछ रंग मिला दिए जाते हैं, इस तरह से अभिकर्मल मिला दिए जाते हैं। इससे पुनः चक्रित सामग्री का उपयोग विशेष रूप से खाद्य पदार्थों के संचय हेतु सीमित हो जाता है। ठीक है, तो पुनः चक्रण का उपयोग करना चाहिए जितना हो सके।
यहाँ पे देखिए आगे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में 5R सिद्धांत को याद रखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5R का सिद्धांत दिए गए हैं। उपयोग करिए यानी उपयोग कम करिए। किसका? प्लास्टिक का उपयोग जितना हो सके उतना कम करिए, अर्थात कि रिड्यूस करिए। पुनः उपयोग करिए, अगर आप पुनः उपयोग कर सकते हो उस प्लास्टिक की चीज़ों का तो क्या करिए? पुनः उपयोग करिए, अर्थात कि यूज़ करिए। पुनः चक्रित करिए यानी रिसाइकल, और पुनः प्राप्त करिए यानी रिकवर, और उपयोग ना करना यानी रिफ्यूज़। इस प्रकार की आदतें विकसित करिए जो पर्यावरण को हितैषी हों, ठीक है। इस तरह की जो है हमारे प्लास्टिक का उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए, पुनः प्राप्त करिए, और उपयोग ना करना इस प्रकार का जो है आदतें हमें डालनी चाहिए, जिससे हमारा जो पर्यावरण है स्वच्छ और साफ रहे। यहाँ पे कुछ दिया गया पैराग्राफ में हम पढ़ लेते हैं एक बार। क्या आपने कोई ऐसा कचरे का ढेर देखा है जहाँ पशु विशेष रूप से गाय कचरा खा रही हैं? खाद्य अपशिष्ट खाने के प्रक्रम में ये पशु पॉलीथीन की थैलियाँ और खाद्य पदार्थों के रैपर भी निगल जाते हैं। देखा होगा आपने कि जो गाय हैं, बकरियां हैं, क्या होती हैं, गाय भैंस जो भी होती हैं, वस्तु आपने खाने की वस्तुएं रखी हैं, वहाँ पर क्या है, प्लास्टिक की कुछ चीज़ें होती हैं, जो साथ में क्या होता है, वो खाद्य सामग्री के साथ साथ वो थैलियाँ भी क्या होती हैं, रैपर होता है, वो निगल जाती हैं। क्या आप इसके परिणाम की कल्पना कर सकते हैं? प्लास्टिक पदार्थ इन पशुओं के श्वसन तंत्र में कष्ट रोग उत्पन्न करते हैं अथवा आमाशय में एक अस्तर बनाते हैं, और अंततः यह उनकी मृत्यु का कारण बन सकता है। जो प्लास्टिक है हम इधर उधर फेंक देते हैं, और जो जानवर आपने निगल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो उनका आमाशय है उनमें अस्तर बन जाता है, और इनके लिए सांस लेने में तकलीफ होती है, और जो जानवर है उनका मृत्यु का कारण भी बन सकता है। लापरवाही से इधर उधर फेंकी गई पॉलीथीन की थैलियाँ नालियों को रोक देती हैं, ठीक है। तो जो आप थैलियाँ हैं, जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, आप इधर उधर फेंक देती हैं, तो नौ भी क्या करती हैं, नालियों को रोक देती हैं, ठीक है। कभी कभी हम बहुत अधिक लापरवाही दिखाते हैं और चिप्स, बिस्कुट और अन्य खाद्यों पदार्थों के रैपर सड़क पर, उद्यान अथवा पिकनिक के स्थान पर फेंक देते हैं। क्या हमें ऐसा करने से पहले सोचना नहीं चाहिए? ठीक है, तो ऐसा करने से पहले आपको सोचना चाहिए। तो डस्टबिन दिए होते हैं हर जगह पर, तो हमें जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं, रैपर वगैरह हैं, आपको उसे वहाँ पर ही डस्ट में डालना चाहिए। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में आप क्या उपाय सुझाते हैं जिससे सार्वजनिक स्थल स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रहें? ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी वस्तुएं हैं, आप प्लास्टिक की जो भी चीज़ें हैं आपको इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए, इससे जानवरों को और हमें भी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें प्लास्टिक की वस्तुओं को क्या करना चाहिए, डस्टबिन में डालना चाहिए। अब आगे देखिए, रेशा विवेक। प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए, ठीक है। तो प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों अथवा सड़क पर नहीं फेंकनी चाहिए। खरीदारी के लिए जाते समय एक सूती कपड़े का थैला या जूट का थैला लेकर जाना चाहिए। आप खरीदी करने जाते हो, मार्केट ले जाते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, सूती का कपड़े का जो थैला होता है अथवा तो जूट का जो थैला होता है आपको साथ लेके जाना चाहिए। प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग कम से कम करिए। उदाहरण के लिए प्लास्टिक के स्थान पर स्टील से बने भोजन रखने के डिब्बे का प्रयोग में लाइए, ठीक है। तो प्लास्टिक की जगह जो है आप स्टील के डब्बे जो होते हैं, आप भोजन का संचय करने के लिए या उसको रखने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको प्रमुख शब्द देख लेना है, चैप्टर से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपने क्या क्या सीखा उनके बारे में आपको ये पॉइंट भी पढ़ लेना है। और आपको होमवर्क में अभ्यास के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन सभी के प्रश्न आपको चैप्टर के अंदर से इनके आंसर लिखने हैं। तो प्रश्न पहला दिया है पे आपको, कुछ रेसे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं, तो आपको इनका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 2 में आपको सही गलत दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 4 में नायलॉन रेशों से निर्मित 2 वस्तु के नाम बताने हैं, और जो नायलॉन रेशे का प्रबलता आपको दर्शाने की, वो प्रबल क्यों है। अब नंबर 5 में देखिए, खाद्य पदार्थों का संचय करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ आपको देने हैं, ठीक है। तो आप खाद्य पदार्थों का संचय प्लास्टिक के पात्रों में क्यों करते हैं, आपको 3 प्रमुख लाभ देने हैं इनके, ठीक है। नंबर 6 में आपको थर्मोप्लास्टिक और
सेंटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर आपको स्पष्ट करना है। हम पढ़ चुके हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेंटिक प्लास्टिक का आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बताना है कि किस तरह के ये होते हैं। देखिए आपको उनके उदाहरण देने हैं और कोई भी एक अंतर आपको स्पष्ट करना है। अब प्रश्न नंबर 7 में देखिए, समझाइए थर्मोसेंटिंग प्लास्टिक के निम्नलिखित क्यों बनाए जाते हैं। आपको यहाँ पर दिए गए, इनको समझाना है आपको। अब प्रश्न नंबर 8 में देखिए, निम्नलिखित पदार्थों को पुनः चक्रित किए जा सकते हैं और पुनः चक्रित नहीं किए जा सकते में वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पे आपको वस्तुएं दी गई हैं, आप में इसमें से कौन सी जो वस्तुएं हैं पुनः चक्रित कर सकते हैं और कौन सी नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, इन्हें वर्गीकृत करना है, अर्थात अलग अलग करना है। अब 9 में देखिए, प्रश्न नंबर 9 में आपका राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदने चाहिए या संश्लेषित कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। ठीक है, तो आप मोस्ट ऑफ गर्मियों में क्या है, सूती कपड़े पहनते हैं, तो गर्मियों में सूती कपड़ों के पहनने चाहिए। संश्लेषित रेशे बहुत ही कम जो हैं गर्मियों में नहीं पहने जाते हैं। ठीक है, तो आपको कारण सहित यहाँ पर समझाना है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्राकृतिक असारक होती है। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, क्या दांत साफ करने के ब्रूस का हैंडल और सूक यानी ब्रिस्टल एक ही पदार्थ से बनाने चाहिए। आपका उत्तर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 12 में आपको यहाँ पर दिए गए, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन का पर सलाह दीजिए। हम पढ़ चुके हैं, जितना कम हो सके उतना प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 में आपको दिया गया है, कॉलम ए के पदों का कॉलम बी में दिए गए वाक्यों खंडों में सही मिलान करना है। कॉलम ए से रिलेटेड जो भी है कॉलम बी में दिया गया, आपको आप सही वाक्य देके आपको क्या करना है, जोड़े मिलाने हैं। अब प्रश्न नंबर 14 में आपको दिया गया है, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। आपको टिप्पणी देने यहाँ पर 15 में देखिए, प्रश्न नंबर 15 में यहाँ पर दिया गया है, यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन करिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इन सभी का आंसर आपको आपकी नोटबुक में लिखना रहेंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो कंप्लीट करती हूँ। थैंक यू।